नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। सिख समुदाय ने अफगान सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति काबुल से लाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। G7 देशों ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकलने देने की अपील की। महाराष्ट्र की महाड़ अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दी। देश में अब तक 59 करोड़ 47 लाख कोविड टीके लगाए गए। गुजरात सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के लिए कोरोना दिशा निर्देश जारी किए। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत आज अपना अभियान शुरू करेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता है जेल। इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। वे 1920-21 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से उपजी महान राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान कारागार बताया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में श्रोताओं से उत्तर प्राप्त हुए हैं और क्विज के भाग्यशाली विजेता रहे हैं त्रिपुरा के बेलोनिया जिले के अरिजीत मित्रा। मैं हमेशा आकाशवाणी की एक नियमित श्रोता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत के स्वतंत्रता के लिए नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। जैसे हमारा त्रिपुरा का सजेंद्र लाल सिंह, जितेंद्र पाल, असम का मणिराम देवान, मणिपुर का टिकंद्रजीत सिंह। मैं आकाशवाणी को अमृत महोत्सव संप्रचार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमृत महोत्सव का अगला सवाल 30 अगस्त सोमवार को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेकर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा।
तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोगों को वापस लाया जा चुका है। अफगानिस्तान बचाव अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अब तक 77 अफगान सिखों को भी वापस लाया गया है। उन्होंने इस बचाव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री पुरी ने कल दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन प्रति को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि सिख होने के नाते उनके लिए एक यादगार और भावुक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी स्त्री पुरुष समानता पर विशेष विश्वास रखते थे। वे प्रथम पर्यावरणविद भी थे। श्री पुरी ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए अभियान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सताए हुए अल्पसंख्यकों की मदद करता रहेगा। This sentiment is what is important. We have traditionally followed a policy of non-refoulement. We don't turn people back. Modi ji's government has gone out of its way, especially in the case of persecuted minorities in it. ऐसे समय हमें नैरो पार्टिजान पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक भारत लाने और अफगानिस्तान से 44 अफगान सिखों को निकालने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 स्वरूप काबुल से विशेष विमान के जरिए नई दिल्ली लाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 25 भारतीय नागरिकों, 44 अफगान सिखों सहित 78 लोग अफगानिस्तान से भारत लाए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री मुक्तसर साहिब के निवासी जसविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदा संकट के समय सिख समुदाय का सहयोग किया है, चाहे वे स्वदेश में हों या विदेश में फंसे हुए हों। जम्मू के सिख समुदाय ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतियां अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार के प्रयास की सराहना की है। मैं मनजीत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूप अफगानिस्तान से लाए गए हैं, इसमें भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, मैं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूं। उनके एफर्ट से जो मिनॉरिटीज, न केवल सिख अलबत्ता हिंदू और इवन जो मुस्लिम लोग जो अपने आप को वहाँ असहाय महसूस कर रहे थे, उन लोगों को वापस यहाँ लाया गया है। मेरा नाम रणदीप सिंह है। मैं एक सिख नौजवान सभा का मेंबर हूँ। हम सराहना करते हैं सरकार की, आगे भी आस करते हैं कि जो भी मिनॉरिटी अफगानिस्तान में फंसी हुई है, चाहे हिंदू है, सिख है, जैन है, उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। बिहार के सिख समुदाय ने अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाले जा रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस जीत ने आकाशवाणी को बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतियां काबुल से वापस दिल्ली लाने से बिहार का सिख समुदाय बहुत खुश है। मैं आरएस जीत तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जी का फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, उस माहौल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप पवित्रता के साथ भारत लाया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के सभी सिख परिवार केंद्र सरकार के इस प्रयास से बहुत खुश हैं। सिख समुदाय के लोगों को भारत लाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्र तथा विश्व पर उसके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया। उनका विचार था कि दोनों रणनीतिक भागीदारों के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया कि कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कोविड महामारी, विशेष रूप से स्पुतनिक वी वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की
सराहना की। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन SCO की परिषद बैठक, जिसे आगामी बहुपक्षीय कार्यक्रमों और पूर्वी आर्थिक मंच में भारत की भागीदारी जैसे विषयों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय शिखर बैठक की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। G7 देशों के नेताओं ने कहा है कि तालिबान को आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लंदन में G7 नेताओं की वर्चुअल आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे अफगानिस्तान के लोगों का साथ दें और शरणार्थियों के लिए समर्थन तथा मानवीय सहायता में बढ़ोतरी करें। उन्होंने तालिबान से आग्रह किया कि वह अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की 31 अगस्त तक वापसी की समय सीमा के बाद भी लोगों को सुरक्षित निकलने देने की गारंटी दें। अफगानिस्तान में तालिबान ने घोषणा की है कि वह अब अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि विदेशी नागरिक हवाई अड्डे तक जा सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल हवाई अड्डे जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। मुजाहिद ने कहा कि इन दिनों बड़ी संख्या में अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे पर एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को वापस अपने घरों को लौटने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें तालिबान की ओर से किसी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टर और शैक्षणिक समुदाय के लोग अपने विशेष क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, वे अपना देश न छोड़ें। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान से वापसी की अमरीकी समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे को महाड़ की अदालत ने जमानत दे दी है। श्री राणे को महाड़ पुलिस द्वारा रत्नागिरी पुलिस को सौंपे जाने के बाद कल महाड़ अदालत में प्रस्तुत किया गया था। श्री राणे के वकील अनिकेत निकम ने दलील दी कि श्री राणे ने क्योंकि ये वक्तव्य सार्वजनिक मंच पर दिया है, इसीलिए आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कश्मीर और पाकिस्तान पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणियों की आलोचना की है। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा है कि वे स्पष्ट करें कि वे इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी को ऐसे आपत्तिजनक वक्तव्यों पर उसका समर्थन माना जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर को लेकर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने जो टिप्पणी की है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये वो नेता हैं जिन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हाईकमान का संरक्षण मिला हुआ है। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बार बार दिए जाने वाले गैर जिम्मेदाराना बयानों से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारामन कल मुंबई में थीं। वे भारतीय उद्योग परिसंघ CII में उद्योग जगत की हस्तियों से मिलीं और उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो हमारे मुंबई संवाददाता से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल मुंबई में कहा कि सरकार नीति सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के रुझानों और क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की उत्सुकता व्यक्त करते हुए सीतारमन ने स्वीकार किया कि वित्तीय क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्हें सरकार की नीति को सुगम बनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बैंक के नेतृत्व वाले उधार मॉडल से अधिक बाजार आधारित वित्त मॉडल की ओर बढ़ रही है। साथ ही विकास वित्त संस्थान के चालू होने के बाद यह दीर्घकालिक ऋण देने का कार्य करेगा, जो परंपरागत रूप से बैंकों द्वारा किया जाता है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि इससे बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनकी दक्षता में भी सुधार होगा। उन्होंने भारत की अपनी इक्विटी पूंजी बनाने के लिए सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश ने 59 करोड़ 47 लाख कोविड टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। अब तक कुल 59 करोड़ 47 लाख 65,751 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल टीकाकरण में 46 करोड़ लोगों को पहला टीका और 13 करोड़ 45 लाख को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कल 54 लाख से भी अधिक वैक्सीन डोज दी गई। गुजरात सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव समारोहों के लिए कोरोना वायरस संबंधित प्रतिबंधों में कुछ ढील देने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के लिए 8 शहरों में रात के कर्फ्यू में ढील दी है। ये शहर हैं अहमदाबाद,
वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़। ये निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोविड-19 महामारी पर गठित राज्य कोर समिति की बैठक में लिया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर रात का कर्फ्यू 8 प्रमुख शहरों में 30 अगस्त से रात 11 बजे के बजाय 1 बजे से होगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 30 अगस्त को 200 से ज्यादा लोगों को मंदिर परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी और पारंपरिक जन्माष्टमी झांकियों में सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। वहीं गणेशोत्सव समारोह के लिए 9 सितंबर से 19 सितंबर तक रात का कर्फ्यू 12 बजे से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में कोविड रोधी टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने 2 दिनों में 35 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के उद्देश्य से व्यापक टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को टीकाकरण केंद्रों पर बारिश से बचाव और अन्य समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन, धर्मगुरु स्वयं सेवकों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां मिलकर अभियान का प्रचार कर रही हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि प्रदेश में 7,500 टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। सिख समुदाय ने अफगान सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति काबुल से लाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। G7 देशों ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकलने देने की अपील की। महाराष्ट्र की महाड़ अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दी। देश में अब तक 59 करोड़ 47 लाख कोविड टीके लगाए गए। गुजरात सरकार ने जन्माष्टमी और गणेश उत्सव के लिए कोरोना दिशा निर्देश जारी किए। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत आज अपना अभियान शुरू करेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की मेजबानी की। भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष है और ये वर्ष ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। उच्च प्रतिनिधियों की बैठक ब्रिक्स देशों के नेताओं की शिखर बैठक से पहले आयोजित की गई। भारत इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस महीने 23 से 29 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मना रहा है। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज और विशेष कार्यक्रम अपराजिता, धरोहर और निशान का प्रसारण कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आज से 75 कड़ियों का एक कार्यक्रम निशान शुरू कर रहा है। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम तीसरे पहर 4:45 से हमारे परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को प्रसारित किया जाएगा। आज से इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में साबरमती आश्रम के इतिहास से परिचय कराया जाएगा, जहां महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। (1943) में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। INA का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है। पच्चीस अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुरई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग एक महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। जी नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में दांडी से पूर्वोत्तर और लेह से कन्याकुमारी तक किया जाएगा। सभी साइकिल रैलियां राजघाट पर समाप्त होंगी और रास्ते में वे स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों से गुजरेंगी। सशस्त्र सीमा बल कई साइकिल रैलियों का आयोजन करेगा। असम के तेजपुर से दिल्ली के राजघाट के लिए पहली रैली आज सुबह 9 बजे रवाना होगी। भारत आज टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अपना अभियान शुरू करेगा। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल और भावना पटेल अपनी अपनी श्रेणियों में प्रारंभिक दौर के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।
भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लीड्स के हेडिंग्ले में शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मैच भारतीय समयानुसार तीसरे पहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसका आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। और अब एक नजर मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों में मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में बूंदाबांदी होने की संभावना है। चेन्नई और कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर तापमान 10 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गैंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, महाराष्ट्र में कल राजनीतिक घमासान और विवादित टिप्पणी के इर्द गिर्द घूमता प्रकरण आज अखबारों की सुर्खियां बना है। उधर पंजाब में राजनीतिक कलह भी कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने लिखा है, पंजाब कांग्रेस में घमासान, 31 विधायकों और 4 मंत्रियों ने खोला मोर्चा। अफगानिस्तान से लाई गई पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों पर अखबारों ने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही भारतीयों सहित अफगान मूल के लोगों को भारत लाने की प्रक्रिया पर भी सभी अखबारों की नजर है। अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात को भी विस्तार से अखबारों ने दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सुरक्षित निकालकर भारत लाए गए 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, टीकाकरण और इम्यूनिटी देश को संक्रमण की तीसरी लहर से बचाएंगे। पत्र ने लिखा है, दूसरी लहर पहली लहर के 6 महीने बाद आई और दूसरी लहर गुजरे हुए 4 महीने हुए हैं। इस बीच अब तक 35% आबादी को एक टीका लग चुका है और 65% आबादी में एंटीबॉडी विकसित हुई है, इसलिए खतरा कम है। वहीं कुछ अखबारों ने न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन बढ़ाया। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कोवैक्सीन के परीक्षण में बच्चों में मिली हाई एंटीबॉडी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, कोरोना का टीका मोबाइल पर व्हाट्सएप से बुक किया जा सकता है। हरिभूमि ने लिखा है, कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर कम करने पर विचार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकवादी के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी अखबारों में है। लोक सत्ते की खबर है, 2 साल में पहली बार देश की पहली कॉर्पोरेट रेलगाड़ी तेजस देरी से पहुंची। इसकी वजह दिल्ली में बारिश के कारण सिग्नल फेल होना और यार्ड में पानी भरना बताया गया। विमान जैसी सुविधाओं से लैस तेजस 2019 में शुरू हुई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। सिख समुदाय ने अफगान सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति काबुल से लाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की। G7 देशों ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकलने देने की अपील की। महाराष्ट्र की महाड़ अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दी। देश में अब तक 59 करोड़ 47 लाख कोविड टीके लगाए गए। गुजरात सरकार ने जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के लिए कोरोना दिशा निर्देश जारी किए। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत आज अपना अभियान शुरू करेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।